Renegade Immortal, Chapter 564. Hello, welcome back to my channel, Books with AR. वांग लिन ने फौरन अपने ऊपर आती हुई एक नाकाबिले तसव्वुर ताकत महसूस की। उसकी छोटी उंगली से, जिस पर अंडरवर्ल्ड फिंगर थी, कड़कने की आवाज़ों का एक सिलसिला शुरू हुआ और ताकत पूरी जिस्म में फैल गई। वांगलिन का जिस्म इस ताकत से पीछे धकेल दिया गया और उससे जमीन पर दो घसीटने के निशानात बन गए। उसे जबरदस्ती 30 फीट पीछे धकेला गया, इससे पहले कि उसने एक कदम पीछे लिया और खुद को रोका। जैसे जैसे शॉकवेव फैली, वो डीमन सोल्जर्स जिनकी जानें अंडरवर्ल्ड फिंगर में ली थीं, राख में बदल गए। इस सब के अलावा 5 किलोमीटर के अंदर हर इमारत गिर गई। गिरते हुए जिस्मों और इमारतों ने हवा का एक धमाका पैदा किया जो बहुत दूर तक फैल गया। सिर्फ वो चंद लोग जिनकी कल्टीवेशन सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर्स या उससे ऊपर के बराबर थे, वो इस तूफान में जिंदा रहने के काबिल थे। उसी वक्त सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट से बनी स्लॉटर गैस गोश्त के बिखरे हुए टुकड़ों से वांगलिन की तरफ उड़ी। कितना ताकतवर स्पेल है! वांगलिन के सामने से एक धीमी आवाज आई। धूल बेचने के बाद डीमन जनरल का बड़ा जिस्म जाहिर हुआ। बोलने के बाद उसका जिस्म लड़खड़ाया क्योंकि उसने खुद को पीछे धकेले जाने से रोका। उसके जिस्म के अंदर डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी पागलों की तरह हरकत करने लगी ताकि उसे पीछे उड़ने से रोक सके। उसकी आंखें बिजली की तरह थीं जब उसने आगे कदम बढ़ाया और एक पल में 30 फीट का फासला तय किया। फिर उसका हाथ आगे बढ़ा और जमीन पर मारा। इस हाथ ने हवा का एक झोंका पैदा किया और 5 किलोमीटर के अंदर का इलाका समंदर जैसा लगने लगा। पूरा समंदर डीमन जनरल के हाथ से दहाड़ा और पागलों की तरह वांगलिन की तरफ बढ़ा। मेरे 100 वेव डीमन सी को बर्दाश्त करो और फिर तुम मुझसे बात करने के काबिल होगे। वांगलिन का जिस्म पीछे हटा और उसने फौरन अपने गिर्द डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी में तब्दीली महसूस की। डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी आमतौर पर गैर मादी होती थी, लेकिन ये स्पेल उसे असली समंदर में बदलता हुआ महसूस हो रहा था। उस हाथ ने समंदर को उबलने और वांगलिन पर गिरने पर मजबूर किया। 10 कोलैप्सिस के मुकाबले में ये 100 वेव डीमन सी और भी ज्यादा ताकतवर था। इसके अंदर मौजूद इंटेंट 10वें कोलैप्स पंच के फिस्ट इंटेंट से भी ज्यादा मजबूत था। डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी के समंदर का सामना करते हुए वांगलिन के जहन में अचानक एक ख्याल आया। प्लैनेट सुजाकू पर वापस एक अफवाह थी कि एक ताकतवर कल्टीवेटर ने समंदर को धुंध में बदलने के लिए एक स्पेल का इस्तेमाल किया था। इस तरह सी ऑफ डेविल्स की मुनफरिद शक्ल पैदा हुई। जब वांगलिन ने उस वक्त इस बारे में सुना, अगरचे वो हैरान था, लेकिन उसे कमोबेश यकीन नहीं था। ताहम आज उसने खुद देखा कि डीमन जनरल ने ना दिखाई देने वाली डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी को दिखाई देने वाले समंदर में बदल दिया। अगरचे इसने उसे हैरान कर दिया, लेकिन इसने इस मामले के बारे में बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर किया। जैसे जैसे डीमन समंदर उमंड आया, लहरें एक दूसरे के ऊपर जमा होने लगीं, यहाँ तक कि वो 30 हो गईं और वांगलिन ने पीछे हटना जारी रखने पर तवज्जो मरकूज की। पीछे हटने का मतलब ये नहीं था कि वो हार गया था, वो इसे तोड़ने का तरीका सोचने के लिए वक्त खरीद रहा था। डीमन समंदर की 30 लहरें एक साथ जमा हो गईं और वांगलिन का पीछा किया। वांगलिन के हाथ तेजी से हरकत में आए, लहरों को करीब आने से रोकने के लिए रिस्ट्रिक्शंस बनाए। ताहम ये रिस्ट्रिक्शंस लहरों के सामने पतले कागज की तरह थीं। वो तेजी से टूट गईं और काली रोशनी के जर्रात में बिखर गईं। जैसे जैसे लहरें और भी वहशी हो गईं, वांगलिन की आंखें रोशन हो गईं। वो याओ शिक्षेप के बैग से कुछ ब्लड जेड्स निकालने ही वाला था कि उसे मुजाहिमत में मदद मिल सके कि अचानक दूसरे मुजस्समे से जज्ब किया गया सुनहरा निशान उसके दिमाग में नमूदार हुआ। ये निशान अचानक उसके जहन में नक्श हो गया, लेकिन वांगलिन ने इसे नज़रअंदाज कर दिया और बड़ी मिकदार में ब्लड जेड्स निकाल लिए। उसने उन्हें कुचल दिया और खूनी रोशनी की लहरों ने इलाके को भर दिया। इस खूनी रंग की रोशनी ने वांगलिन के पूरे जिस्म को ढांप लिया। इस लम्हे 30 लहरें पहुंचीं और खूनी रंग की रोशनी पर उतरीं। गुस्से में भरी लहरों के चट्टान से टकराने जैसी गर्जदार आवाज़ों का एक सिलसिला शुरू हुआ। खूनी रंग की रोशनी कई सांसों के वक्त तक रही और फिर फौरन टूट गई और लहरें करीब आ गईं। जैसे जैसे लहरें करीब आईं, वांगलिन के जहन में सुनहरा निशान और भी वाज़ेह और गहरा हो गया।
वांगलिन की आंखें रोशन हो गईं। अपनी मौजूदा कल्टीवेशन लेवल तक पहुंचने का मतलब था कि उसका पूरा जिस्म सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी से ढला हुआ था और उसे अपने जहन पर पूरा काबू था। इसलिए लड़ाई के दौरान उसके जहन में बेतुकी चीजें नहीं आनी चाहिए थीं। लेकिन इस लम्हे सुनहरा निशान उसके जहन में शिद्दत से चमका। ऐसा लगता था कि वो आज़ाद होने के लिए तैयार है और वांगलिन के जहन से उड़ने को तैयार है। सुनहरे निशान की मुदाखलत के साथ वो साफ नहीं सोच सकता था, यहाँ तक कि उसके जिस्म में सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी की हरकत भी चमकते हुए सुनहरे निशान से मुतासिर हो रही थी। वांगलिन की आंखें रोशन हो गईं। हवा किसी खाली घार से बिना वजह नहीं आती और निशान उसके सर में बिना वजह नहीं आया होगा। उसने अपना जहन खोलने का फैसला किया और उसके हाथ ने एक रिस्ट्रिक्शन भेजा। ग्रे गैस उसके जिस्म के सामने जमा हुई और उसके दाहिनी उंगली ने तेजी से उस पर से हाथ फेरा। एक स्ट्रोक के साथ ग्रे गैस मुड़ी और एक निशान बन गया। निशान बनाने के बाद वांगलिन ने महसूस किया कि उसका जहन इंतहाई साफ हो गया है और उसे अपने अंदर की ताकत को रिहा करने की ख्वाहिश हुई। जिस लम्हे निशान नमूदार हुआ, डीमन जनरल की आंखें तंग हो गईं। उसकी नज़र में इस निशान में कोई ताकत नहीं थी, लेकिन अगर वांगलिन इसे इस नाजुक मोड़ पर इस्तेमाल कर रहा था तो ये मामूली नहीं हो सकता था। वांगलिन की उंगली रुकी नहीं, ये एक बार फिर निशान के ऊपर हिली। एक और स्ट्रोक के साथ उसने 2 स्ट्रोक वाला निशान बनाया। डीमन जनरल की आंखें और भी संजीदा हो गईं। जब वो निशान बना तो उसे फौरन ऐसा लगा जैसे वो आसमानों का सामना कर रहा हो। वांगलिन की उंगली एक बार फिर हिली और 3 स्ट्रोक वाला निशान बन गया। इस लम्हे उसके जहन में मौजूद सुनहरा निशान पिघलकर सुनहरी ताकत में बदल गया, जो 3 स्ट्रोक वाले सुनहरे निशान के साथ मिल गया। ठीक इसी लम्हे निशान से एक ताकतवर कुव्वत आई। ये कुव्वत इंतहाई ताकतवर थी और इसने डीमन जनरल के दिल को तंग कर दिया। उसने तेजी से 30 लहरों को बढ़ाकर 60 लहरें कर दिया और उन्हें आगे भेज दिया। गरजदार आवाजों के सिलसिले के बाद निशान 30 लहरों से मिला, जिससे लहरें टूट गईं, लेकिन ऐसा करने के बाद निशान धुंधला हो गया। सुनहरा निशान फिर अगली 30 लहरों से टकराया और उन्होंने एक दूसरे को खत्म कर दिया। लेकिन ठीक इसी लम्हे ग्रे गैस की 3 लकीरें वहां नमूदार हुईं, जहां निशान गायब हुआ था। उन्होंने डीमन समंदर को चीर दिया और सीधा डीमन जनरल की तरफ बढ़ीं। डीमन जनरल की आंखें तंग हो गईं और वो चिल्लाया, आर्मर एक्टिवेट। एक लफ्ज के साथ डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी का एक पर्दा अचानक उसके सामने 7 फीट दूर नमूदार हुआ। ग्रे गैस की 3 लकीरें पर्दे से टकराईं और शिद्दत से हिलीं और फिर वापस उछाल दी गईं। अब वो पहले से थोड़ी धुंधली थीं। डीमन जनरल की आंखें रोशन हो गईं, फिर वो हंसा और एक कदम आगे बढ़ाया। क्या ताकतवर स्पेल है, वैंगलिन, मैंने वाकई तुम्हें कम समझा था। ताहम लगता है कि इस निशान में और भी बहुत कुछ है। कैसा रहेगा अगर तुम ये सब दिखाओ और मेरे साथ लड़ाई करो? वैंगलिन ने सर्द महरी से पूछा। 13 कहाँ है? हम लड़ाई खत्म करने के बाद बात करेंगे। डीमन जनरल हंसा और उसकी आंखें मशाल की तरह रोशन हो गईं। वैंगलिन की आंखें रोशन हो गईं जब वो कई कदम पीछे हटा और कहा, एक बार जब मैं अपना आखिरी हरबा इस्तेमाल करूंगा तो तुम यकीनन मर जाओगे। ओह, तो मुझे दिखाओ। अगर ये वाकई मुझे मार सकता है तो मैं मुतमईन होऊंगा। डीमन जनरल की आंखें रोशन हुईं जब उसने मजीद 40 लहरें बनाई जो वैंगलिन की तरफ बढ़ीं। अगर मैं तुम्हें मार देता तो मेरे पास इस स्काई डीमन कंट्री में रहने का कोई रास्ता नहीं होता। गौर से देखो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि क्या तुम इस वार को बर्दाश्त कर सकते हो। वैंगलिन ने 40 लहरों का मुकाबला करने की कोशिश नहीं की, इसके बजाय वो सैकड़ों फीट हवा में उड़ गया और अचानक नीचे देखा। डीमन जनरल की आंखों में एक पुरअसरार रोशनी नमूदार हुई और एक ख्याल के साथ 40 लहरें उसके पास वापस आ गईं। इस वक्त 40 लहरें उसके गिर्द 40 ड्रैगन्स की तरह घूम रही थीं और मौजूदा वो डिमोनिक सी गॉड जैसा लग रहा था। वैंगलिन हवा में तैरता रहा और अपनी आंखें बंद कर लीं। डीमन जनरल उसकी सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर था। 10 कोलैप्स पंच डीमन जनरल के स्पेल्स में से सिर्फ एक था। ये 100 वेव डीमन सी उसका असली किलिंग मूव होना चाहिए। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि आया डीमन जनरल के पास कोई और छुपी हुई सलाहियतें हैं, अगरचे वैंगलिन मुतासिर था, लेकिन वो पता लगाना नहीं चाहता था। अगरचे इस शख्स की कल्टीवेशन वैंगलिन की तरह सिर्फ सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट स्टेज के उरूज पर थी, लेकिन उसके स्पेल्स वैंगलिन से कहीं ज्यादा ताकतवर थे। वैंगलिन को मानना पड़ा कि स्पेल्स के मामले में उसमें कमी थी। यहाँ तक कि अपने ट्रेजर्स इस्तेमाल करते हुए भी उसे यकीन नहीं था कि वो जीत सकता है।
ये सैकड़ों सालों में पहली बार था कि वैंग लिन का सामना किसी ऐसे शख्स से हुआ था जिसकी कल्टीवेशन लेवल उसके बराबर थी, और न सिर्फ उसे जीतने का यकीन नहीं था, अगर वो थोड़ा सा भी लापरवाह होता तो वो हार जाता। इस वक्त वो डीमन शहर के अंदर भी था। उसका मकसद 13 को बचाना था, और अगर उसे कोई जख्म आए तो 13 को बचाने का मौका गायब हो जाएगा। जब वैंग लिन को पता चला कि वो जीत नहीं सकता तो उसे एक चाल का ख्याल आया। वो अपनी आंखें बंद किए हवा में तैरता रहा और उस विशाल हाथ के निशान को याद किया जो उसने सेलेस्टियल रेल्म में देखा था। उस वक्त उसने इससे सीखने के लिए इसके पास बहुत वक्त गुजारा था। फिर बाद में उसने इसे रेड बटरफ्लाई के खिलाफ इस्तेमाल किया था। ताहम ये हाथ सिर्फ शक्ल रखता था और इसके पीछे कोई ताकत नहीं थी। ताहम ये स्पेल ऐसा था जिसे कोई नहीं समझ सकता था। आखिरकार जिस लम्हे ये नमूदार होता है, इसका दबाव पहले ही नाकाबिले तसव्वुर हद तक होता है। वो विशाल हाथ का निशान आहिस्ता आहिस्ता उसके जहन में जमा हो गया, और उसकी जहनियत वैसी ही हो गई जैसी उस वक्त थी जब वो इसे समझ रहा था। इस लम्हे उसकी आंखें अचानक खुल गईं और उन्होंने एक नाकाबिले बयान रंग दिखाया। एक नज़र के साथ उसने जमीन पर नीचे देखा और महसूस किया जैसे वो पूरी दुनिया को देख रहा हो। जहां तक डीमन जनरल का ताल्लुक था, वो अब एक चोटी की तरह लग रहा था। जब डीमन जनरल ने ये नज़र देखी तो उसका दिल पहली बार शिद्दत से लर्जा। ये नज़र ऐसी है जो मैं सिर्फ तब महसूस करता हूँ जब मैं मंदिर में एंशिएंट डीमन को देखता हूँ। ये ऐसी चीज़ है जो डीमन एम्परर के पास भी नहीं है। डीमन जनरल का जिस्म लर्जा और उसके गिर्द मौजूद लहरें काबू से बाहर होकर घूमने लगीं। वैंग लिन ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और नीचे दबाया। इस हाथ ने आसमान को तारीक कर दिया, और मुख्तलिफ पुरअसरार ताकतें वैंग लिन के नीचे जमा हो गईं और एक इंतहाई बड़ा हाथ का निशान बनाया। फिर उसने अपना हाथ नीचे दबाया। रेनिगेड इमॉर्टल चैप्टर 565। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल बुक्स विद एआर। डीमन जनरल का जिस्म शिद्दत से हिला और उसके आसपास की लहरें पागलों की तरह उमड़ने लगीं। इस लम्हे उसके सामने सब कुछ उस विशाल हाथ के निशान से बदल गया। जिस लम्हे हाथ का निशान नमूदार हुआ, वो आसमान से गिरा। एक ऐसा एहसास कि वो उसे शिकस्त नहीं दे सकता, उसका मुकाबला नहीं कर सकता, और यहाँ तक कि उससे बच भी नहीं सकता, उसके दिल में पैदा हुआ। ऐसा लगा जैसे ये हाथ आसमान और ज़मीन है। ये हाथ दुनिया को तबाह कर सकता है, और ये हाथ तमाम जिंदगी को तबाह कर सकता है। इस एहसास ने उसके दिल को घेर लिया और उसका जिस्म बेइख्तियार कांप उठा। अगरचे ये हाथ अभी गिरा नहीं था, लेकिन उसके दबाव ने उसकी लड़ने की हिम्मत को तबाह कर दिया। डीमन जनरल ने एक दहाड़ मारी और उसके दिल में एक न झुकने वाला एहसास पैदा हुआ। जैसे ही उसने तेजी से नीचे आते हुए हाथ को घूरा, उसके अंदर से बैटल इंटेंट फूट पड़ा। अगर तुम आसमान भी हो तब भी मुझे लड़ना है। अगर तुम दुनिया को तबाह कर सकते हो तब भी मुझे लड़ना है। अगर तुम तमाम जिंदगी को तबाह कर सकते हो तब भी तुम मेरे दिल में लड़ने के इरादे को तबाह नहीं कर सकते। उसका जिस्म अचानक सीधा खड़ा हो गया और उसने एक न झुकने वाली दहाड़ मारी। डीमन जनरल के गिर्द लहरें लातादाद समुद्री ड्रैगन्स में बदल गईं जो आसमान की तरफ बढ़े। जब हाथ का निशान उतरा तो डीमन जनरल का बैटल इंटेंट अपने उरूज पर पहुंच गया। लेकिन इस लम्हे हवा का एक हल्का झोंका उसके पास से गुजरा। हाथ डीमन जनरल पर गिरा और कोई तब्दीली नहीं हुई। डीमन जनरल चौंका। ये एक्सप्रेशन उसके चेहरे पर लंबे अरसे से नमूदार नहीं हुआ था। इसके बाद जो हुआ वो बेकाबू खौफ का एहसास था, जो किसी को मौत के दरवाजे से गुजरने के बाद मिलता है। तुम पहले ही मर चुके हो। वैंग लिन हवा से उतरा और डीमन जनरल को देखा। डीमन जनरल का एक्सप्रेशन पेचीदा था जब उसने वैंग लिन को दिल में शुभे के साथ देखा। ये कौन सा स्पेल है? उसने पूछा। वैंग लिन का एक्सप्रेशन न्यूट्रल था जब उसने पुरसुकून लहजे में कहा, इस स्पेल का कोई नाम नहीं है। डीमन जनरल ने कुछ देर सोचा और फिर उसके जिस्म की गिर्द लहरें तेजी से गायब हो गईं। उसने वैंग लिन को देखा और कहा, तुमने ये स्पेल पूरी तरह नहीं सीखा। वैंग लिन का एक्सप्रेशन नहीं बदला और उसने सिर्फ एक बात कही, तुम दोबारा कोशिश कर सकते हो। डीमन जनरल बहुत गैर यकीनी था, अगरचे उसे शक था कि वैंग लिन सिर्फ हमले का धोखा दे सकता है बिना किसी असली ताकत के, लेकिन ये सिर्फ उसका शक था। अगर वो 90% पुरएतमाद भी होता, तब भी जिंदगी और मौत के एहसास को याद करते हुए वो खतरा मोल लेने को तैयार नहीं था। यहाँ तक कि उस हाथ के बारे में सोचने से भी उसका दिल कांप जाता था। डीमन जनरल ने काफी देर सोचा और फिर कहा, ये तुम्हारा एस है। वैंग लिन ने वजाहत नहीं की। वो जानता था कि जितनी ज्यादा वो वजाहत करेगा, उतने ही ज्यादा सुराग वो दिखाई देगा।
वो जानता था कि स्पेल सिर्फ एक धोखा था और कोई भी शक करेगा। ताहम शक सिर्फ शक ही रहेगा। ये ऐसी चीज थी जिसे डीमन जनरल तस्दीक नहीं कर सकता था। इसीलिए उसने बात नहीं की और सिर्फ पुरसुकून तरीके से डीमन जनरल को देखा। डीमन जनरल ने एक आह भरी। उसके पास अभी भी उस 90% शक के मुकाबले में उस 10% सच्चाई का खतरा मोल लेने की हिम्मत नहीं थी। अगर ये असली निकला तो वो मर सकता था। हो सकता है कि उसकी कल्टिवेशन के साथ भी अगर वो स्पेल की असली ताकत इस्तेमाल करता तो उसे बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता, शायद इस हद तक कि उसका जिस्म उसे बर्दाश्त न कर सके और टूट जाए। इसलिए उसने सिर्फ एक धोखा इस्तेमाल किया। यही वाहिद वजाहत थी जिसे डीमन जनरल मानने को तैयार था। उसका शक अभी भी वहां था, लेकिन उसने उसे जबरदस्ती दबा दिया। वैंगलिन ने पुरसुकून लहजे में पूछा, 13 कहाँ है? मैं एक मैजिकल ट्रेजर रिफाइन कर रहा हूँ जिसके लिए 18 मजबूत जिस्म वाले लोगों की जरूरत है। मैं इस बार ट्रेजर रिफाइन करने के लिए बंद दरवाजा कल्टिवेशन में गया था। तुम्हारा साथी 13 लाइन में बाद में है, इसलिए वो अभी तक रिफाइन नहीं हुआ। फिर डीमन जनरल ने आहिस्ता से कहा, मैं उसे तुम्हें वापस दे सकता हूँ क्योंकि तुम मेरे कमांडर हो, लेकिन तुमने 10,000 डीमन सोल्जर्स को कत्ल किया और शहर के 5 किलोमीटर हिस्से को तबाह किया। इस मामले को मैं इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। वैंगलिन का एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदला और उसने कहा, तुम क्या चाहते हो? डीमन जनरल ने आहिस्ता से कहा, 3 महीने में मुझे स्काई डीमन कंट्री के दारुल खिलाफत वापस जाना है। उस दौरान डीमन जनरल्स के दरमियान एक मुकाबला होगा। अगर तुम मेरी मदद करने का वादा करो तो मैं तुम्हारे डीमन सोल्जर्स को कत्ल करने के मामले को भूल जाऊंगा, वरना अगर मैं मर भी जाऊं तब भी तुम इस मुल्क में कदम नहीं जमा सकोगे। इस लम्हे उसने वैंगलिन को अपने बराबर समझा, उस ख्याली हाथ को शामिल न करते हुए सिर्फ इस हकीकत के वैंगलिन उसके 10 कोलैप्स पंच को तोड़ सकता था और 100 वेव डीमन सी को बर्दाश्त कर सकता था। इसने डीमन जनरल के जहन में वैंगलिन के मकाम को बहुत ऊंचा कर दिया। इस शख्स की कल्टीवेशन लेवल मेरे बराबर है। अगर ये हकीकत न होती कि उसके स्पेल्स मेरे स्पेल्स का मुकाबला नहीं कर सकते तो ये एक मुश्किल लड़ाई होती। स्पेल्स के बारे में सोचते हुए उसे अचानक वो हाथ याद आया और ये ख्याल कि वैंगलिन के स्पेल्स उसके स्पेल्स का मुकाबला नहीं कर सकते मुकम्मल तौर पे गायब हो गया। उस हाथ के मुकाबले में मेरे स्पेल्स कुछ भी नहीं है। मुझे डर है कि सिर्फ डीमन एम्परर ही उस स्पेल का मुकाबला कर सकते हैं। डीमन जनरल ने आह भरी। वैंगलिन ने कुछ देर सोचा और सर हिला दिया। डीमन जनरल हंसा। इस हंसी ने पहले की तमाम नागवारी को धो डाला। वो मुस्कुराया और कहा, अच्छा, आज से मैं लेफ्ट विंग जनरल मूली हाई तुम्हें अपना वाहिद वाइस जनरल नामजद करता हूँ। अगर मैं डीमन जनरल्स में टॉप 3 में जगह बना सका तो मैं डीमन एम्परर से कहूंगा कि वो तुम्हें जनरल बना दे। उस वक्त तुम्हारे पास अपना शहर होगा और तुम्हारी कमान में 1 लाख डीमन सोल्जर्स होंगे। तुम्हारे पास यकीनन अक्सरियत फॉरेनर से बड़ा फायदा होगा। इसके साथ उसका दायां हाथ आगे बढ़ा और एक काला वर्टेक्स बनाया। वर्टेक्स के अंदर रोशनी के जर्रात थे। डीमन जनरल ने लापरवाही से एक जर्रे की तरफ इशारा किया जिससे वो टूट गया। फिर 13 का जिस्म बाहर उड़ा और वैंगलिन के सामने गिरा। उसका अभी वाला जुमला वैंगलिन को खुश करने और जनरल के ओहदे का इस्तेमाल करके वैंगलिन को पूरी कोशिश करने पर मजबूर करने के लिए था। उसी वक्त उसने 13 को उसे धमकाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया। इससे जाहिर होता था कि वो वैंगलिन के साथ इखलास से पेश आ रहा था। ताहम ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसने वैंगलिन की ताकत देखी थी। उस हाथ की ताकत को महसूस करना ही वो वजह थी जिसने वैंगलिन को ऐसा बर्ताव दिया। अगरचे उसे उस हाथ पर शक था, लेकिन आखिर में ये सिर्फ शक था और जब तक वो इसकी तस्दीक नहीं कर सकता था वो खतरा मोल नहीं लेता। कोई जितना ज्यादा होशियार होता है उतना ही ज्यादा इम्कान होता है कि वो इस तरह सोचेगा। अगरचे डीमन जनरल की शख्सियत खुली थी, लेकिन कल्टीवेशन की इस लेवल तक पहुंचने का मतलब था कि वो बेवकूफ़ नहीं था। दरहकीकत वो होशियारी में वैंगलिन से नहीं हारता। मैं 3 महीने में वापस आऊंगा। वैंगलिन का डिवाइन सेंस 13 पर से गुजरा। उसने पाया कि 13 को कोई जख्म नहीं था और वो सिर्फ कोमा में था। उसने 13 को पकड़ा, हवा में कदम रखा और उफक पर गायब हो गया। डीमन जनरल का हाथ उसकी पीठ के पीछे था जब उसने आसमान में देखा और अपना सर हिलाया। वो 5 लोग जो लेट स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टिवेटर्स के बराबर थे, अंदर आए। जब उन 5 ने पहले लड़ाई देखी थी तो उनके दिल इसमें मुकम्मल तौर पर डूब गए थे और वो काफ़ी देर तक खुद को इससे बाहर नहीं निकाल सके थे। वो 5 अभी ठीक हुए थे कि वैंगलिन चला गया था। उन 5 में से एक ने कहा,
डीमन जनरल, मेरा मानना है कि उसका हाथ का हमला जाली है। अगर आप कार्रवाई करते तो आप यकीनन उसे मार सकते थे। बावजूद इसके कि मैं जानता हूं कि 90% इम्कान है कि वो हाथ एक धोखा है, मैं खतरा मोल लेने की हिम्मत नहीं कर सकता। अगर वो सिर्फ धोखा देना जानता है, तब भी मुझे इतना हिचकिचाने पर मजबूर करने का मतलब है कि वो वाकई होशियार है। असली को जाली और जाली को असली दिखाना इस शख्स को कम नहीं समझा जा सकता। इसके अलावा 1 साल पहले मेरे 10 कोलैप्स पंच के खिलाफ उसे 7 कोलैप्सिस तक बर्दाश्त करने के लिए एक खुफिया टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ी थी। अब 1 साल बाद उसकी कल्टीवेशन में बेपनाह इजाफा हुआ है। वो और कमांडर याओ तकरीबन एक ही वक्त में गायब हुए थे। फिर भी सिर्फ वो वापस आया तो वहां कुछ छिपा हुआ है, लेकिन इसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। डीमन जनरल के अल्फाज उन पांचों की तरफ थे, लेकिन वो ज्यादातर खुद से बुड़बुड़ा रहा था। उन पांचों ने खामोशी से सोचा जब उन सब ने अपने सर उठाकर देखा कि वैंगलिन कहाँ गया है। उनके दिलों में बेइख्तियार एक बहुत पेचीदा एहसास पैदा हुआ। वैंगलिन हवा में तैरता रहा और अपना डिवाइन सेंस फैलाया। उसने शहर के अंदर डार्क प्रिजन ढूंढा और बेहोश 13 के साथ उसके सामने नमूदार हुआ। ये डार्क प्रिजन जमीन के नीचे था। अगरचे पूरे इलाके में रिस्ट्रिक्शंस लगी थीं, लेकिन कैद खाने की गहराइयों में मौजूद रिस्ट्रिक्शंस के अलावा कोई भी वैंगलिन को नहीं रोक सका। हु पाओ के रुतबे के साथ उसे कैद खाने के गहरे हिस्से में कैद नहीं किया जा सकता था। वैंगलिन ने अपना डिवाइन सेंस फैलाया, लेकिन हु पाओ का कोई निशान ढूंढने में नाकाम रहा। उसने एक आह भरी और फिर बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। वैंगलिन इंतहाई तेजी से हरकत कर रहा था। अब जबकि उसकी कल्टीवेशन सो ट्रांसफॉर्मेशन के लेट स्टेज के उरूज तक पहुंच चुकी थी, उसकी रफ्तार पहले से कई गुना तेज थी। अगरचे वो 13 को उठाए हुए था, उसे सोल रिफाइनिंग ट्राइब वापस आने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। वैंगलिन सोल रिफाइनिंग ट्राइब से दर्जनों किलोमीटर दूर रोशनी की एक झलक में नमूदार हुआ। उसके सामने वो सोल रिफाइनिंग ट्राइब को देख सकता था, जो ज्यादा दूर नहीं था। अगरचे सोल रिफाइनिंग ट्राइब इस साल के दौरान नहीं फैला था, लेकिन तमाम अरकान अपनी कल्टीवेशन पर सख्त मेहनत कर रहे थे। ये 10 किलोमीटर का इलाका सब सोल रिफाइनिंग ट्राइब के कंट्रोल में था। इस 10 किलोमीटर के इलाके के ऊपर आसमान में एक घनी काली धुंध थी। कभी कभी सोल फ्रैगमेंट्स इस काली धुंध के अंदर हरकत करते और कभी कभी भूतनुमा चीखें आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर गूंजती। सोल रिफाइनिंग ट्राइब के अंदर लोग काली धुन से आने वाली भूतनुमा चीखों के आदी हो चुके थे। जितनी ऊंची चीखें होती, उतने ही ज्यादा सोल फ्रैगमेंट्स अंदर होते। सोल रिफाइनिंग ट्राइब के अंदर अक्सरियत लोग अभी कल्टीवेशन कर रहे थे। उन सब की रूहें बाहर थीं जब सोल फ्रैगमेंट्स सोल फ्लैग्स से निकलकर काली धुंध में जा रहे थे। उसी वक्त सोल फ्रैगमेंट्स काली धुंध से वापस आते और सोल फ्लैग्स के अंदर चले जाते। वैंगलिन के नमूदार होने के बाद उसने एक कदम उठाया और बिजली के झटके की तरह सोल रिफाइनिंग ट्राइब की तरफ बढ़ा। उसने एक मुस्कुराहट दिखाई, क्योंकि उसने पहले ही 10 मुख्तलिफ मकामात पर 10 से ज्यादा लोगों को इलाके का गौर से मुशाहिदा करते हुए देख लिया था। वो इन लोगों से बहुत वाकिफ था। उनका फर्ज बाहर पहरा देना था। वैंगलिन का डिवाइन सेंस फैल गया और 50 किलोमीटर के अंदर 100 से ज्यादा लोग पहरा दे रहे थे। वैंगलिन को ट्राइब से तकरीबन 1000 फीट दूर पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। ये वो जगह थी जहां वो रुका। उसके रुकने के बाद हवा का एक ताकतवर झोंका उसके पीछे आया और ट्राइब की तरफ चला। जिस लम्हे वो रुका, किसी ने फौरन वैंगलिन को देख लिया। सदमे के एक लम्हे के बाद उनकी आंखें जोश से भर गई। एंसेस्टर! खुशी से भरी हुई एक चीख ने तेजी से सबको उनकी कल्टीवेशन से बेदार कर दिया। तकरीबन एक पल में तमाम ट्राइब मेंबर्स खड़े हो गए। ओव्यांग हवा काले धुएं के बादल में बदल गया। जब वो ट्राइब के दरमियान से गुजरा, उसका चेहरा जोश से भरा हुआ और एहतराम से कहा, खुश आमदीद वापस एंसेस्टर। उसी वक्त तमाम ट्राइब मेंबर्स ने एक घुटने पर घुटना टेक दिया और एक आवाज में कहा, खुश आमदीद वापस एंसेस्टर।